नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनको बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 देना है। इसका मतलब कि पिछले परीक्षाओं में यानी 1 में और 2 में, 2 में जो भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग, यानी जितने भी रीजनिंग के सवाल आपके T1 और T2 में पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को लेकर आया हूं ताकि आप जब एग्जाम में बैठने जाएं, इसलिए मैं इतना पास में लाया हूं कि आपका एग्जाम मान लीजिए होने वाला है और इस समय आप जब क्वेश्चंस को देख के जाएंगे तो बिल्कुल तरोताजा रहेगा। कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में अगर उससे संबंधित आता है तो आपसे नहीं छूटने वाला। तो हमने यहाँ लिखा भी है बीपीएससी, यानी बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग ने पूछे हैं TRE 1.0 में, TRE 2.0 में, उन सारे सवालों को इकट्ठा मैंने एक जगह कर दिया है और सारे सवालों को मैं आपको दिखा देता हूं ताकि जब एग्जाम में आप बैठे जाएं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, अलग अलग वैरायटी के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आपको पता है कि जो ऑप्शन आपके एग्जाम में बना था वो ऑप्शन आपके 5 बने थे बीपीएससी शिक्षक में। जनरली ऑप्शन बैंक में 5 बनते हैं, एसएससी रेलवे वगैरह में 4 ही ऑप्शन आते हैं, लेकिन एक ऑप्शन नया जोड़ा गया था इसके द्वारा। ठीक है, तो इसका हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है डिक्शनरी से संबंधित। तो देखने में डिक्शनरी लग रहा है लेकिन रियल में डिक्शनरी नहीं। क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का क्वेश्चन होता है, इसको कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम। इसका मतलब कि कुछ शब्द आपके पास दिए जाएंगे और आपको उसको सजाना होगा। जिस प्रकार से जो घटनाएं घटती हैं उनके क्रम में उसको सजा देना ही लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कहलाता है, अक्षरों का तार्किक क्रम कहलाता है। इसका मतलब कि जो शब्द दिए गए हैं इसमें कौन सी घटना पहले कौन सी घटना बाद में होती है, इसमें आपको इसको सजाना है। एक ऑप्शन बीपीएससी ने डाला था मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से अधिक। इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हुए, लेकिन ये ज्यादा कंफ्यूजन आपका होता है जीके जीएस वगैरह में। रीजनिंग में ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसको लेकर नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। जब भी कुछ सवाल आपके पास शब्द आएंगे और इसको सजाना होगा लॉजिकल सीक्वेंस में, तो ध्यान रखिएगा शब्दों में मत फंसिएगा। अगर शब्द में आप फंसेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो शब्दों में नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको करना है कि आपका जो ऑप्शन है उसकी शुरुआत किससे होगी, इस पर फोकस कीजिए। ठीक, पहले एक आएगा कि 3 आएगा, ये आपको फोकस करना है। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें कि पहले पनिशमेंट होगी कि पहले क्राइम होगा, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे सर पहले क्राइम जब तक नहीं होगा तो पनिशमेंट की बात कहां से आ गई। इसका मतलब कि पहले क्राइम होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। पहले क्राइम, इसका मतलब ऑप्शन की शुरुआत 3 से होनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो जब ऑप्शन आपका 3 से शुरू होगा, इसके बाद 2 आएगा या 1 आएगा, इस पर फैसला हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा। तो पहले 2 कि पहले 1, तो आप कहेंगे सर पहले 2 या 1 में से देख लीजिए क्या दिया है। तो पहले पुलिस आएगी कि पहले पनिशमेंट होगा, तो भैया पहले पुलिस पकड़ेगी तब ना पनिशमेंट देगी सी, तो पहले पुलिस। इसका मतलब 3 के बाद पहले 2 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वन ऑफ द मोर द अबव की बात ही नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा इसका यूज होता नहीं है। ज्यादातर यूज इसका जीके जीएस में इस्तेमाल होता है, वहीं आप कंफ्यूज होते हैं। इसलिए आपका इसका आंसर, पहले का आंसर क्या होगा, बी। तो कभी भी आप शब्दों में मत फंसिए, आप क्या कीजिए, ऑप्शन को उठाइए, ऑप्शन से क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल बीपीएससी ने क्या पूछा था उसको देखते हैं। अगला सवाल दिया, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड कंपेबिलिटी, यानी कैन नॉट फॉर्म पूछा है। एक पूछता है कैन, एक पूछता है कैन नॉट। यहां दिया है कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। सवाल क्या है, फिर से समझ लीजिए। यहां सबसे इंपॉर्टेंट यहां है कैन नॉट। एक सवाल देता है कैन बी, एक देता है कैन नॉट बी। आपको पूछ रहा है कि जो कंपेबिलिटी वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो भैया जब इसमें से आपको पता करना कि नहीं बनाया जा सकता, तो आप ऐसा लेटर ढूंढिए जो इसमें ना दिया हो, नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें टाइटल, TITLE, तो इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें नहीं दिया है। अगर सब का सब दिया है तो बन जाएगा, नहीं दिया होगा तो नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे सर TITLE में ई सर इसमें नहीं है, तो भैया ई नहीं है तो निश्चित तौर पर सी जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन एक ऑप्शन जो है मोर देन वन ऑफ द अबव, इसलिए क्रॉस चेक आपको करना होगा। इस दोनों ऑप्शन को भी चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं कि एक और वर्ड है जो नहीं बन रहा है। तो अब एक बार क्रॉस चेक करने के लिए MYOT
आई और सी, ये बन जाएगा इम्प्लिसिट IMPLICIT। देखो 3 बार भाई आई आया है, तो 3 बार आई यहां भी आना चाहिए, बिल्कुल आया है, तो ये दोनों बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है रमेश इज टॉलर देन मोहित बट नॉट एज टॉल एज राजीव, कमलेश इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज टॉल एज मोहित, हु अमंग देम इज टॉलेस्ट। सवाल पूछा है। अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल किससे है जी? तो रैंकिंग से है। ये सवाल आपके रैंकिंग कंपैरिजन का है। ठीक है, रैंकिंग कंपैरिजन का मतलब होता है आपका तुलना करना। तो अगर किसी इंसानों के बीच तुलना की बात किया जाए, तो तुलना कैसे होता है? तो भैया जिस प्रकार की क्वालिटी इंसानों के बीच होती है, तुलना उसी के आधार पर होती है ना? तुलना कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझिए। तुलना करने के लिए हमारे और इंसानों के बीच में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जी, उन्हीं के आधार पर तुलना होगा। हमारे बीच क्या होती है? हाइट होती है। हमारे बीच क्या होता है? वेट होता है। हमारे बीच क्या होता है? यानी जो भी चीजें हमारे और आपके बीच में होंगी, तुलना उसी के आधार पर होती है। यहाँ जो दिया गया है, ये किसके आधार पर दिया गया है? तो रमेश इज टॉलर देन मोहित बट नॉट टॉल एज राज, इसका मतलब लंबे और छोटे के अनुसार आपको दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमको सॉल्व करना है। रमेश इज टॉलर देन मोहित, रमेश दिया है कि इज रमेश इज टॉलर देन मोहित, इसका मतलब जो लंबा है उसको ऊपर कर दीजिए, जो छोटा है उसको नीचे करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। रमेश इज टॉलर देन मोहित बट नॉट एज टॉल एज राजीव। कह रहे कि रमेश तो मोहित से लंबा है, लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में अगर बात करें तो राजीव सबसे लंबा हो जाए। क्लियर है? आगे दिया है कमलेश इज टॉलर देन श्याम, कमलेश इज टॉलर देन श्याम। कह रहे कमलेश जो है टॉलर देन श्याम, कमलेश इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज टॉल एज मोहित, लेकिन मोहित से बड़ा नहीं है। अब इन दोनों को आपस में आपको क्या करना होगा? जोड़ना, और फिर सवाल का जवाब बताना है कि हु अमॉन्ग देम इज टॉलेस्ट, यानी इन सब में सबसे लंबा कौन है। तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, पहले ध्यान से समझिए। आप यहाँ देखिए, ओ सॉरी यहाँ टॉलर लिख दिए, रमेश इज टॉलर देन मोहित, यहाँ हमें मोहित लिखना था, नाम लिखना मोहित, मोहित। अब इसमें इसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे? देखिए तो राजीव, रमेश और मोहित, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों किससे छोटे हैं? तो मोहित से छोटे हैं। इसका मतलब इसके नीचे मोहित को डाल दो, कामलेश श्याम। सवाल क्या पूछा है जी? हु अमंग देम इज टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? तो आप कैसे नाम लेंगे? राजीव, यानी सबसे लंबा कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर होगा राजीव। क्लियर है? अगला सवाल, अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है जी? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कह रहे टी, टी का मार्क्स दिया है 33, इट का दिया है 67, और 8 का आपसे कोड पूछता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, टी से आप 33 कैसे ला सकते हैं? एक यूनिक सवाल बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं इसको। एक यूनिक सवाल था, अच्छा सवाल पूछा गया था। इसने क्या किया था कि इसका नंबर 20 होता है, इसका नंबर 5 होता है, इसका नंबर 1 होता है। इसने इस नंबर का दोगुना, 1 गुना कर दिया, फिर इस नंबर का इसने 2 गुना कर दिया, और इस नंबर का इसने क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया। अब देखिए इसका मान 20, इसका मान 10 और इसका मान 3, जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? 33 के बराबर होगा। यानी जो पोजीशन दिया हुआ है उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। जैसे यहाँ 5 है तो 5 का 1 गुना, इसके 1 है तो 1 का 2 गुना, और यहाँ 20 है तो 20 का 3 गुना। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 5 का 1 गुना क्या हो जाएगा? 5, 2 का 1 का 2 गुना 2, और 20 का 60, तो 60 2 62 और 5 67। क्लियर है? वैसे आपको क्या करना है? 1 का 1 गुना, 20 का 2 गुना, और 5 का 3 गुना, तो 1 प्लस 20 दूनी 40 प्लस यहाँ हो जाएगा 15, 55 और 1 56 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो एक अच्छा सवाल, यूनिक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सेट किया गया था। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है ग्लास इज रिलेटेड टू सैंड, पेपर इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए यहाँ सवाल पूछ रहा है कि ग्लास इज रिलेटेड टू सैंड, यानी ग्लास जो होता है, ग्लास का मतलब शीशा, वो किससे संबंधित है जी? सैंड से। यानी बालू के इस्तेमाल से आपका क्या होता है? उसको बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है पेपर रिलेटेड टू, यानी किसके उपयोग से आपका पेपर का इस्तेमाल होता है? स्टोन से नहीं होता, विंडो तो होता ही नहीं है, मिरर होता ही नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस होगा।
यानी इसमें इस्तेमाल बताया गया है, सैंड के इस्तेमाल से आपके ग्लास का मतलब फॉर्म किया था, बनाया जाता है। तो किसके इस्तेमाल से पेपर बनता है जी? तो इसमें दिए कि किसी भी ऑप्शन में इसका जवाब नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलिफ। क्लियर है? अगला सवाल क्या पूछा था बीपीएससी शिक्षक भर्ती? हाँ, ये सवाल अपने आप में एक यूनिक सवाल था, और इसकी बहुत सारे मतलब जब एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे शिक्षकों ने इसका अलग अलग लॉजिक बताया था, लेकिन कोई भी टीचर आपके सही लॉजिक पे नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन बाद में इसका लॉजिक मिला, तो मैं बताता हूँ, समझिए। इसमें किया क्या गया था, 65 65 को 56 से भाग दिया गया था, इसका शेषफल क्या आया था? 9 आया था। उसी प्रकार 83 को 38 से भाग दिया गया था, और इसका शेषफल क्या आया था? 38 दूनी 76, शेषफल क्या आएगा? 77। उसी प्रकार 71 को 17 से भाग दिया गया था, और आपका आंसर 17 चौका 68, आपका आंसर 3। एक यूनिक सवाल, और बहुत सारे टीचर इसमें कंफ्यूज हुए थे, और जो आपके यूट्यूब पर मैंने देखा था बहुत सारे शिक्षकों का अलग अलग वैरायटी वैरायटी के लॉजिक उन्होंने बताए थे, कोई भी लॉजिक आपका मैच नहीं खा रहा था, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक सवाल था। इसमें डिवाइड करके और इसके शेष को यहां लिख दिया गया था, है ना? तो बस आपका आंसर बीपीएससी ने जब चेक करा 3, तब इस पर मंथन हुआ, तब जाके अब पता चला कि हाँ 3 ही आया कैसे है। तो सारे नंबरों का डिवाइड और फिर उसका शेषफल नीचे क्या कर दिया गया था? नोट डाउन कर दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। अगला सवाल आयत की संख्या पूछ रहा है। देखो, फिगर भले ही जैसा बना हो, यहां से अगर इस साइड की बात करोगे तो इस फिगर का कोई रोल इसमें है ही नहीं। यानी हमें क्या गिनना है जी? आयत गिनना है। तो हम आयत की तरह से आयत गिनेंगे। आयत का पैटर्न क्या कहता है? आयत का पैटर्न कहता है कि हॉरिजॉन्टली जितने बॉक्स बनते हैं इसका जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, और वर्टिकली जितने बॉक्स बनते हैं उसको यहां लिख लीजिए, 2 1 3, और 6 को 3 से क्या कर देना है जी? गुना कर देना है। डायरेक्ट आपका आंसर बन के आ जाता है 18, और यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही जवाब। क्लियर है? अगला सवाल कह रहा है कि 6 और 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दो सुइयां एक साथ होती हैं। पूछ रहा है सवाल कि 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक साथ कब होती हैं? ये 6 बज रहा है मान लीजिए, यहाँ 7 है, 8 है, 9। सवाल पूछा जा रहा है कि मान लीजिए 6 बज रहा है घड़ी में, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच में ऐसा समय कब आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी। देखिए, जब मिनट का सुई यहां से चलना शुरू करेगा तो घंटा किसकी तरफ आगे बढ़ेगा? 7 की तरफ। जब ये आएगा आगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं इन दोनों की मुलाकात तो होगी। वही सवाल पूछा जा रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच में कब ऐसा समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? एक साथ होंगी। इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला डायरेक्ट काम करता है 60/11 गुने प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय किसी भी 0 डिग्री का, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? कभी कभी पूछता है कि एक साथ होंगी, कभी कभी पूछता है कि संपाती होंगी, इंग्लिश में ओवरलैपिंग का केस पूछ देगा, और इन सब के जगह पर 0 डिग्री भी अगर लिख के दे दे तो इन सब का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब 6 और 7 बजे के मध्य में अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल करता है तो समझिएगा कि आपका क्या पूछा हुआ है? घड़ी की सुइयों का 0 डिग्री का केस पूछा हुआ है। तो 60/11 और प्रारंभिक समय से गुना कर दीजिए, तो 60/11 गुने 6, 360/11 होता है, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 32 से 8/11। ठीक, लेकिन इसका एक डायरेक्ट बता रहा हूं, कभी भी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, बस इन्हीं तीनों के लिए डायरेक्ट ट्रिक है। कभी भी इसका सवाल आपके एग्जाम में बनता है, आप ऑप्शन में जाइए और ध्यान रखिएगा, मिनट में जो दूसरा अंक लिखा होगा 2, और जो अंश और हर दिया होगा उसमें अंश का मान, इन दोनों का मान जिसका भी 10 हो, आंख बंद करके आंसर कर देना, वही तुम्हारा जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक क्या है फिर से समझना, ये तीनों ऑप्शन आपके बीपीएससी ने दिए हुए हैं। क्या मैंने बताया कि मिनट में जो सेकंड मान दिया हुआ है 2, और अंश दिया हुआ है 9, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ इसका मान है 2 और इसका मान क्या है 5, जोड़िएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 8 है, दोनों को जोड़ोगे 10 आएगा। आंख बंद करके आप यही आंसर ठीक करते, आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल है 9 स्टार 7 32 दिया है, 13 स्टार 7 120 दिया है, 17 स्टार 9 208 दिया है, तो 9। अब यहां देखिए आपको कैलकुलेशन करना है, ये मैथमेटिकल पजल है। 9 स्टार 7 हमको 32 लाना है, कैसे करेंगे सोचिए। अगर हम इसी अंक को एक बार जोड़ दें, ठीक, और इसी अंक में से एक बार इसको घटा दें, तो 9 7 16, और 9 में से 7 गया 2, आपका डायरेक्ट आंसर बन के क्या आ जाएगा 32। इसका मतलब कि जो भी आपके पास दिए गए हैं नंबर, इनको एक बार जोड़ना है, 13 और 7 20, और एक बार इसको घटा देना, 13 में से 7 गया 6, और इसका मान बराबर हो जाएगा किसके? जो वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो आपको निकालना किसका है? 19 से 11 का। तो आप 19 में 11 जोड़ दीजिए 30, और 19 में से 11 घटा दीजिए 8,
8 त्रिका 24, 240 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे सवाल आपके बीपीएससी में पूछे हुए सवाल है, इसलिए अब देखिए ये सवाल कितना आसान सवाल है। इससे पूछा हुआ है, दिए गए बॉक्स में गलत नंबर ढूंढें। यानी यहां देखिए, यहां मिसिंग नंबर नहीं है, यहां पूछ रहे हैं कि जितने भी इसमें वो आपके अंक दिए गए हैं, इस अंक में एक ऐसा आपका क्या है अंक है जो गलत दिया हुआ है। तो कौन सा अंक गलत दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ देखिए, 2 तिया 6, 6 तिरिका 18, 18 तिया 54, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिरिका 27। लेकिन इस बॉक्स में जाइएगा तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 तिया क्या 100 होता है? नहीं होता है, यानी यही आपका गलत है। इसमें पता करना था कि पैटर्न को फॉलो करके कौन सा अंक ऐसा है जो क्या दिया था, गलत दिया है। तो आपका 100 ऐसा नंबर है जो यहाँ गलत दिया हुआ है, इसलिए आराम से आप इस चीज को टिक आउट कर सकते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल लेटर सीरीज से है, बिल्कुल आसान सवाल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो वही पूछ दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्फाबेट के पोजीशंस को याद कराने के लिए इजोटी का इस्तेमाल करते हैं, और यही सवाल उल्टा दे दिया है एग्जाम में। यहाँ देखिए, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यानी 5-5 का गैप है, तो यहाँ क्या भरेंगे, जे। तो 10, 5, 15, यहाँ क्या भरेंगे, ई। अब पढ़िए इसको उल्टा, इजोटी लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल वही लिखा है। तो हम सीधा अगर ऐसे लिखेंगे तो इजोटी लिखा है, उल्टा लिख के दे दिया है इजोटी को, यानी 5-5 के गैप में बढ़ते जाना है राइट से लेफ्ट में। तो क्या क्या आपने भरा है, तो आपने भरा है जे और ई को, यही आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कोडिंग और डिकोडिंग का है। भैया इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 20 और 21 है। यानी जितने भी पोजीशंस होंगे उन सब में आपको एक एक जोड़ देना है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। 13 में जोड़ेंगे 14, 15 में जोड़ेंगे 16, 2 में जोड़ेंगे 3, 9 में जोड़ेंगे 10, 12 में जोड़ेंगे 13, और 5 में जोड़ेंगे तो 6। जिस ऑप्शन में दिया होगा उसी को टिक आउट कर लेना, क्योंकि सब में क्या हुआ है, +1 का लॉजिक चला है। 14, 16, 310, 14, 16, 310, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ था जी। इसमें कह रहे हैं कि सह प्राध्यापक और सहायक प्रधानाध्यापक में हम कैसे अरेंज करें किसको। तो देखिए ऑप्शन की शुरुआत किससे हुई है, मैं एक बार बार कहता हूं कि शब्दों में नहीं फंसना है, ऑप्शन बजाइए। ऑप्शन की शुरुआत किससे हुई है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जिसका इस्तेमाल मतलब ज्यादा हो, जैसे एक का इस्तेमाल एक बार हुआ, दो का इस्तेमाल दो बार हुआ। आप देखिएगा 90% केस में आपसे ऑप्शन की शुरुआत इसी तरीके से शुरू की जाती है। और ऐसे भी आप समझिए, प्रधाध्यापक, सह और सहायक प्रधानाध्यापक। तो आप अगर किस अरेंज में जाना चाहते हैं, अगर प्राध्यापक को पकड़िएगा तो दोनों ऑप्शन में आपका दिया हुआ 2 और 2, इसका मतलब आपके ऑप्शन की शुरुआत जो है निश्चित तौर पर सी से नहीं होने वाली, ए और बी से होने वाली। अब प्राध्यापक अगर आपने पकड़ लिया है, तीन दोनों में सब क्या क्या बचा, 1 और 3। तो सहायक पहले कि स पहले, तो आप कहेंगे सर पहले सहायक फिर स, इसका मतलब 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 आपका सही क्रम है। इसमें भी आप देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक लोग, कभी कोई 2 1 3 बताया था, कोई 1 2 3 बताया था। तो पहले आप किसको पकड़े, प्राध्यापक को, उसके बाद कौन आता है, तो पहले सहायक आते हैं, और फिर अगर वो काम नहीं करते तो फिर कौन आते हैं, सब प्राध्यापक आते हैं। तो आपका अरेंज करने का ऑर्डर कौन सा सही होगा, 2 3 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ट्रायंगल से, यानी आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी है। अब देखिए जो बच्चे पार्ट बाई पार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जो कंसेप्ट जानता है उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसमें, तो आपके ऑप्शन जो है 13, 11 और 15 है। आपको कौन सा ट्रिक ऐसा लगाना है जो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करे। यहाँ देखिए, अगर इस वाले पोर्शन को हम पकड़ते हैं, इस वाले पोर्शन को देखिए, यहां दिखा देता हूं, इस वाले पोर्शन को अगर आप पकड़ते हैं तो आपको पता है कि ऐसे में त्रिभुज कितना बनता है जी, तो बताइए ऐसे में त्रिभुज कितना बनता है। तो जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट दे तो इसमें नंबर डालकर और दुगुना किया जाता है, 4 का दुगुना क्या हो जाएगा, तो आपके 4 दूनी 8। क्लियर, यानी इस वाले बॉक्स का मान निकल के सामने आ गया, सर इस बॉक्स में टोटल कितना होगा, आप कहेंगे सर 8 होगा। अब 8 के अलावा एक त्रिभुज यहां दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज यहां दिख रहा है, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। उसके बाद आपको कौन से त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है इसके बारे में चर्चा हमने किया ही नहीं अभी, ए बी सी, यानी इसकी बात करें ए बी सी की,
तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 3, एक बड़ा वाला यहाँ, एक बड़ा वाला यहाँ और एक सबसे बड़ा वाला, यानी 8 2 10 तो हमने गिन ही लिया था, 10 में 3 और जोड़ दीजिए, 13 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई इसमें त्रिभुज है ही नहीं। और काउंटिंग का फिगर में एक ट्रिक बताते जा रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर कभी ऐसा लगे कि सवाल मुझसे नहीं बन रहा है और आपको तुक्का मारने का मन कर रहा है, बिल्कुल मार के ही आएंगे आप, मतलब मजबूर है आप मारने पर अपनी आदतों पर, तो हमेशा काउंटिंग का फिगर में सेकंड हाईएस्ट को टिक कर देना, सेकंड हाईएस्ट। ध्यान रखिएगा, कोई जादू का छड़ी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको, आपकी आदत है कि आपको नहीं क्वेश्चन छोड़ के आना ही नहीं, मारना ही मारना है, तो सेकंड हाईएस्ट मार के आना, हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए कि आपका आंसर क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आशा 3 किलोमीटर एस की ओर चलती है, यानी साउथ की ओर। यानी सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, अब वो किस दिशा में, क्वेश्चन पढ़ो सीधे, वो किस दिशा में चल रही है। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं जी, तो आपके पास एक ट्रिक होता है एनईएसडब्ल्यू। एनईएसडब्ल्यू कहां से आता है, तो भैया जो आपका लिखा हुआ है इसी को हमने लिखा है, एन के राइट साइड में ई, ई के राइट साइड में एस, एस के राइट साइड में डब्ल्यू। तो आशा 3 किलोमीटर साउथ की ओर चली, ठीक है। तो आशा के द्वारा चला गया सबसे पहला दिशा कौन सा, तो आप कहेंगे साउथ, यानी आशा सबसे पहले कौन सी दिशा में चली है, तो साउथ में चली है। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो यहां से वो राइट मुड़ गई, ठीक है। और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ गई, और अपने बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ गई, तो सीधा चलना शुरू कर देती है। तो एक बात बताते हैं, राइट के साथ लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, कट जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार दाहिनी ओर घुमा के और एक बार बाईं ओर घुमा दोगे तो ऑटोमेटिक चेहरा वहीं पर हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा था, एक बार दाएं और एक बार बाएं घुमा तो वापस साउथ में चला आया, अब क्या बचा, राइट, तो साउथ का राइट घुमा दीजिए, वही आपका जवाब हो जाएगा। तो साउथ का राइट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वेस्ट होता है, यानी पश्चिम आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बस ये आईना दिखाया जा रहा है ताकि आप 3.0 एग्जाम में बैठे तो आपको पता चले कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ गया जो मेरे पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को देख के जाइए। ये भी सवाल बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, करना कुछ नहीं था, ये सब 1.5 गुना दिया हुआ है, ये सब 1.5 गुना दिया हुआ है। क्लियर, यानी 144 का 1.5 गुना 216, 216 का 1.5 गुना 324, 324 का 486। यहाँ कौन सा अंक डालें जिसका 1.5 गुना करने पर आपका क्या आ जाए, 144 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 96 डाल दीजिए, 96 का 1.5 गुना करिएगा तो निश्चित तौर पर 144 ही आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 1.5 गुना किया हुआ है, सीरीज का कोई नया पैटर्न नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। हाँ ये भी सवाल अच्छा था, दिया हुआ था ए बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1, डी बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4, पी बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो पूछा था बताइए यहाँ कौन सा लेटर होगा जब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 लिखा जाए। बाबू 1 का पोजीशन 1 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है, पी का पोजीशन 16 होता है, तो यहाँ 9 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 9 का मतलब आई होता है। इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है, पोजीशन का रिलेशन है। जैसे एक पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पोजीशन दिया हुआ है, ए का पोजीशन 1, डी का पोजीशन 4, पी का पोजीशन 16, तो यहाँ आई लिखोगे तब नहीं इसका पोजीशन 9 होगा जी, तो आंसर क्या होगा, आई होगा। क्लियर है, ये आसान सवाल, वर्ग गिनना है, कुछ नहीं करना होता है, बॉक्स की संख्या अगर बराबर है वर्ग में तब तो ये बहुत ही आसान हो गया। बीपीएससी का पहले ही शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल था, पहले डेट का, TRE 1.0 में कह रहा हूं। जब इधर भी बॉक्स बराबर इधर भी बॉक्स बराबर तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वही इसका लॉजिक है। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, आंसर आ जाएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ये सवाल डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक है। 240, 120, 180, 360, 900। देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, अगर किसी नंबर से शुरुआत होती है सीरीज की और उसका आधा अगर लगातार 2 बार मिल जाए, आप कहेंगे सर 2 बार कहा दिया, एक ही बार ना दिया, तो एक बार आप चेक कर लीजिए ना। अगर किसी नंबर से शुरुआत होती है सीरीज की और उसका आधा लगातार 2 बार आ जाए, तो इसमें जो लॉजिक काम करता है 0.5, 0.1, 1.5 गुना 2 गुना 2.5। अब मैच कीजिए, बिल्कुल सीरीज सही आ रहा है, यानी यहाँ क्या भरना है, 120। यानी ये डायरेक्ट ट्रिक है, और इससे सवाल यूपीएससी ने भी पूछा है। यूपीएससी ने सीसेट का जो पेपर होता है उसमें भी सवाल पूछा गया था, और यही सवाल आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है। यानी किसी नंबर से शुरुआत हो और उसका आधा लगातार 2 बार आ जाए,
तो यहाँ आपका टॉपिक क्या चलता है, 0.5 1 1.5 2 2.5 लगातार अंकों से क्या होता है, गुना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 120 होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको भरना है, एनालॉजी का सवाल है, लेटर एनालॉजी। यहाँ पहले आपको रिलेशन ढूंढना है, फिर यहाँ भरना है। बिल्कुल आसान सवाल है। 7, यहाँ क्या है 2, 5 माइनस 18 13, 5 माइनस, यानी आपको 5 माइनस करना है। तो यहाँ क्या डालें, तो आप कहेंगे सर के डालिएगा, तब ना -5 कीजिएगा तो 6 आएगा, और के से ऑप्शन ही शुरू हो रहा है सिर्फ एक, आंसर खत्म। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्रॉस चेक करना हो मन करता हो तो कर लीजिएगा, लेकिन के से ही शुरुआत ऑप्शन हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सब में -5, सब में -5। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ देखिए, इसमें इसमें बच्चे अच्छे खासे फंसे थे, इसलिए फंसे थे कि उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था, बल्कि था कुछ नहीं बाबू, SPOTE, स्पॉट जो आपका लेटर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ जो भी लेटर इस्तेमाल किए गए इसी में से पूछा गया, SPOTE। अब देखो जो जिसके सामने तो वही उसका कोड, सी का 15, ओ का 16, डी का 19, ई का 91। अब क्रॉस से कैसे होता है जी, देखो ई के लिए अगर 91 दिया है तो यहाँ भी ई के लिए आपको 91 ही होगा। अब जो जिसके जगह पे उठाकर छाप दो, एस के लिए 18, पी के लिए 22, ओ के लिए 16, टी के लिए 76, और ई के लिए हो जाएगा 91। किस ऑप्शन में देख लीजिए, 18 के साथ 22 के बाद 16, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, पांचों में से कौन सा अलग होगा। बाबू देखिए, पुस्तक अगर छोड़ दिया जाए, पढ़ने के लिए तो सब इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली हम जो इस्तेमाल करते हैं लेखनी कार्य के लिए, उसमें पेंसिल, कागज, पेन और रबड़ का इस्तेमाल होता है। पुस्तक को हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, तो लेखन कार्य के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें इन चारों का इस्तेमाल होता है। और पुस्तक में हम लिखते नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो पांचों शब्द में से एक पुस्तक ऐसा है जो बाकी सबसे क्या होगा, अलग होगा। तो ये क्लासिफिकेशन का सवाल था। अलग अलग टॉपिक के सवाल आपके पूछे गए। यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ पूछा जा रहा था कि एंड का कोड क्या होगा। तो देखिए, जब भी एंड जो भी आपका पूछा जाता है तो सब चीज मत फंसिए, एंड आपसे पूछा गया है, तो अगर एंड कहीं और कॉमन होता तो सीधे निकाल लेते, लेकिन एंड कॉमन दिया नहीं है, तो जो कॉमन साथ में दिया उसको हटा दो। गुड के साथ गुड हटाओगे तो अंक कौन सा हट जाएगा, तो 5 हट जाएगा। इसके बाद बैट के साथ बैट हटाओगे तो 3 के साथ 3 हट जाएगा, यानी एंड के लिए क्या बच गया, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए 8 बच जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल ये अच्छा सवाल, बीपीएससी का एक अच्छा सवाल पूछा हुआ था। कह रहा 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें XYZ अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। 6 सड़कें हैं, उनको इंगित करने का तरीका XYZ और 1 2 3, ठीक है, एक देश की ओर जाती है। क्या कह रहा है, कह रहा है जब तूफान आता है वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब तूफान आ रहा है तो वाई डिस्टर्ब होती है, इसमें से वाई डिस्टर्ब हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित होती है। कह रहा है कि जब बाढ़ आता है तो उसमें से प्रभावित होने वाले कौन कौन है, तो इसमें से प्रभावित एक्स हो जाता है, और इसमें से 1 और 2 प्रभावित हो जाती है, ठीक है। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है, जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। कह रहा जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है, यानी जब ए अवरुद्ध होगा तो जेड भी ऑटोमेटिक अवरुद्ध हो जाएगा। सवाल ये तो कह रहा एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे, किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। बाबू तो इसमें से इन सबको अपने इग्नोर कर दिया, बच क्या गया, तीन ना, यानी तूफान और बाढ़ में पांचों की पांचों सड़क क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। सिर्फ एक सड़क बच जाता है जिस पर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, और वह कौन है, तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर ऐसा सड़क है जिसपे मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बाकी सब मौसम ने क्या कर दिया, सब सड़क को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 नंबर सड़क। ये अच्छा सवाल था। फिर से आ जाइए, आपका सीरीज का सवाल है, आसान सवाल है, सारे पैटर्न देखिए, तारा चंपारण वाला चैनल पर जुड़े रहिए, हर चीज के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे, सारे क्लास में कराया हुआ सवाल है। क्या करना है, 84 और 28 112, 84 और 112 196, 112 196 308, 196 और 308 504, 308 में 504 जोड़िएगा तो 8 4 12 1 1 5 3 8, 812 यहाँ दिया जाना चाहिए, 872 दे दिया है, यानी कौन सा अंक गलत है, तो आप कहेंगे सर 872 जो दिया हुआ बिल्कुल गलत दिया हुआ है, यहाँ 812 होना चाहिए। यानी दो दो अंक को जोड़ के तीसरा सीरीज बनाते गया, 28 और 84 में 112, 112 में 84 जोड़िए 196, 196 में 112 जोड़िएगा 308, ऐसे सीरीज बनते गया है, लास्ट में क्या हुआ है, गलत अंक आपका दिया गया है।
फिर से अगला सवाल आ जाइए, फिर से सीरीज का सवाल है। 5 से 17, 17 से 37, उसके बाद 65, उसके बाद 145। क्या लॉजिक है जी बताओ, क्या लॉजिक है? 5 से 12 जाइएगा तो 12 का आपका गैप है, इसके बाद जाइएगा तो आपका 20 का गैप है, इसके बाद अब जाइएगा 15 में से 7 गया 8, और 5 में 28 का गैप है। तो अगला गैप कितने का होना चाहिए? तो 12, 8, 20, 8, 28, 8, 36 का होना चाहिए। तो जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 1, 6, 3, 9, 1, 10, 101। सही है जी, 6, 5, 11, 1, 6, 3, 9, 1, 10। और अगला जो जोड़िएगा आप अपने हिसाब से जोड़िएगा, तो 36 और 8 44 जोड़िएगा, क्रॉस चेक कर लीजिए, 108 में 44 जोड़िएगा तो 145 आएगा, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था, गैप बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या करना है, तो पहले 1 आया है, फिर 7 आया है, फिर 13 आया है। इसका मतलब कि पहले लेटर में 6 से बड़ा है, तो 13 और 6 19 कर दीजिए। इसके बाद यहाँ 26 है, यहाँ 20 है, यहाँ 14 है, यानी -6 हुआ है। पहले में +6 हुआ है, दूसरे लेटर में -6 हुआ है, तो 14 में से 8 घटाइएगा तो H होगा, 8 होगा। S और H आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, टिक कर दीजिए। अगला सवाल क्या है? हाँ ये सवाल अच्छा है, देखिए क्या सवाल कह रहा है जी, ये कॉमन सेंस का सवाल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है वो, और डिसीजन मेकिंग का भी सवाल कह सकते हो। यूपी पुलिस में इसमें भर भर के दिया हुआ है। चलिए क्या कह रहा है, इफ यू आर मैनेजर एंड वन ऑफ योर एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एज ए मैनेजर यू वुड, यानी सवाल कह रहा है कि यदि आप किसी कंपनी में मैनेजर है, ठीक है, और आपका एम्प्लॉय जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एज ए मैनेजर आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है 5 होम, ये 5 होम नहीं दिया है, ये फाइन हिम, ये गलत टाइप हुआ है, फाइन हिम। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि आप एक कंपनी का मैनेजर है और अगर आपको पता चलता है कि मेरा एक एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एज ए मैनेजर आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? तो पहला कह रहा है कि फाइन हिम। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति काम ठीक से नहीं कर रहा है तो अगर फाइन लगा दीजिएगा तो वो काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो आप सीधे डायरेक्ट फाइन नहीं लगा सकते, ये एक्शन हार्ड हो जाएगा, और कभी भी हार्ड एक्शन को प्राथमिकता हम नहीं दे सकते। क्लियर? दूसरा क्या कह रहा है, गिव हिम 2 वीक्स टू इंप्रूव। कह रहा है कि आपको उसको 2 सप्ताह का समय देना चाहिए, कि मैं 2 सप्ताह का समय दे रहा हूं, उस 2 सप्ताह में आप इस क्या करो, अपने काम में इंप्रूव करो, वरना मैं एक्शन लूंगा। देखिए आप सीधे इस सब एक्शन को मत लिया कीजिए ना, पहले आप समझिए कि आपके एम्प्लॉय के बीच क्या चल रहा है। तीसरा, टेक टू हिम एंड ट्राई टू फाइंड आउट हिज प्रॉब्लम। वेरी गुड, ये ऑप्शन आपका सूट कर रहा है। क्या कह रहा है जी, पहले आप उसको ये कोशिश करें कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं जान पाएंगे, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, तो एज ए मैनेजर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी 60 बच्चों की कक्षा में, 60 बच्चों की कक्षा में कह रहा हूं गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज की संख्या क्या है, 2 गुनी है, यानी गर्ल्स 40 है तो बॉयज क्या होगा, 20 होगा, यानी इनका रेशियो जो होगा ऐसे होगा। ठीक, तो 2 रेशियो किसका है, गर्ल्स का है, तो गर्ल्स की संख्या 40 और बॉयज की संख्या क्या है जी, तो आप कहेंगे सर 20। आगे कह रहा है ए रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, एक कक्षा है जिसमें ए का रैंक जो है ऊपर से 17वां दिया है, यहां ए है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ ए, अब कह रहा है कि यदि ए से ऊपर 9 लड़कियां हो, तो सवाल सिंपल सा है बाबू, सवाल क्या है कि कह रहा है देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ ए, अगर ए से ऊपर 9 लड़कियां, तो आप मुझे बताइए अगर ऊपर से 17वां स्थान ए को मिला है तो ए से ऊपर कितने लोग हुए, आप कहेंगे 16, और 16 में अगर 9 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 7। क्लियर? अब क्या सवाल पूछ रहा है कि बताइए हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर ए इज रैंक, यानी ए के बाद कितने लड़के हुए, तो लड़कों की संख्या कितनी टोटल 20, इसमें से ऊपर कितने लड़के हो गए हैं 7, तो नीचे कितने लड़के होंगे, तो आप कहेगा सर नीचे जो लड़कों की संख्या होगी 13, यानी इसमें ऑप्शन है ही नहीं, आप आंसर देंगे नॉन ऑफ दिस। क्लियर है? तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैठिए, बीपीएससी ट्री 3.0 में मिलते हैं फिर से नया वीडियो के साथ। पारा चंपारण वाले के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।